मेरे जेठ जी की उम्र 55 साल थी। वह देखने में काफी ताकतवर और पहलवान किस्म के थे। उनका लंबा चौड़ा शरीर और उस पर उनके बड़े बड़े मोछ उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते थे। उनकी उम्र हो तो रही थी 55 साल, लेकिन अभी वह नौजवान की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वह मेरे जेठानी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा जेठानी के साथ हंसी मजाक और छेड़खानी करते रहते थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि अभी कुछ दिन पहले दोनों की नई नई शादी हुई हो। मैं तो उन दोनों का प्यार देखकर आश्चर्यचकित रह जाती थी। और सच मानो तो कभी कभी मुझे उन दोनों से काफी जलन भी होने लगती थी। जेठ जी जेठानी जी को हमेशा खुश रखते थे, लेकिन जब रात होती थी मुझे जेठानी के कमरे से अजीब अजीब आवाज सुनाई देती थी। और फिर सुबह मैं देखती थी कि जेठानी जी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता था आखिर जेठानी जी को रात में क्या हो जाता है जो वह रोज सुबह लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगती है। और मुझे उनकी हालत देखकर बहुत ही हैरानी होती थी और उन पर दया भी आने लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था आखिर जेठ जी जेठानी जी से रात में ऐसा क्या करते हैं जो उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है और वह इस तरह से लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगती है। कभी कभार अगर ऐसा हो तो समझ में भी आता है, लेकिन रोज सुबह जेठानी जी इसी तरह से चलती थी। एक दिन जेठानी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मुझे कहा, देखो राधा, आज मेरी तबीयत बहुत ही खराब लग रही है। अब मुझसे अब कोई काम ना हो पाएगा, और अगर मैं इस हालत में अपने कमरे में गई तुम्हारे जेठ जी मुझे देखकर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे कारण वो परेशान हो। तुम एक काम करो, आज रात तुम ही दूध अपने जेठ जी को जाकर पिला आना, और अपने सो रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी मत उठाना। यह कहकर जेठानी जी सो गई। लेकिन मुझे जेठ जी कमरे में जाने में बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन मुझे उनको दूध पिलाना था, नहीं तो जेठानी जी सुबह में मुझ पर गुस्सा करती। इसलिए मैंने अपना हुलिया जेठानी जी के जैसे बनाया। हाथ में दूध का गिलास लिए जेठ जी कमरे में चली गई। अभी मैं दूध का गिलास टेबल पर रखकर मुड़ी ही थी कि जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने ऊपर खींचकर मेरे कपड़े मेरे तन से हटाने लगा। मैं कुछ ना बोली। और फिर रात भर, मेरा नाम राधा है और मेरी उम्र 25 साल हो रही है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और देखने में भी काफी सुंदर हूँ। हम दो भाई बहन थे, एक मैं एक मेरा भाई आशीष। हम लोगों का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था और मेरे भाई मम्मी पापा की जान हुआ करते थे। हम लोगों के परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुश थी। मेरे भाई की शादी एक साल पहले ही हुआ था। जब से घर में भाभी आई थी तब से मेरे मम्मी पापा और भी ज्यादा खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। वह पूरे परिवार का बहुत ही ख्याल रखती थी और भैया और भाभी दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे और जब भी ऑफिस से आते हम सभी के लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर जरूर आते थे। यह सब देखकर मैं बहुत ही खुश थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। और मेरे मम्मी पापा को भी भाई पर बहुत ही गर्व था, क्योंकि भाई मम्मी पापा से बहुत ही प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर दिए। और फिर अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक अच्छा सा लड़का मेरे पापा को किसी रिश्तेदार ने बताया। लड़के के बारे में पता किया गया तो लड़का बहुत ही अच्छा था और देखने में भी काफी स्मार्ट और सुंदर था। उसका नाम सचिन था, लेकिन उसके माता पिता नहीं थे। लड़का दो भाई था, जो कि मेरे जेठ जी की उम्र मेरे पति से लगभग 20 साल ज्यादा थी। मेरे सास ससुर के मरने के बाद जेठ जी ने मेरे पति को पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि जिसमें मेरे सास ससुर की मृत्यु हुई थी उसे मेरे पति की उम्र साल भर थी। लड़के में किसी तरह की कोई भी ऐब नहीं था। और जैसे मैंने शादी की बात सुनी तो मेरे मन में पति को लेकर कई सारे सपने सजने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब अपने पति को लेकर देखने लगी थी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मेरे अंदर एक लड़का और एक लड़की के बीच की भावनाएं काफी अच्छे से समझ आती थी। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरे पापा ने झटपट से शादी कर दी और 10 दिनों में ही मायके से विदा होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे जेठ से जेठानी जी ने मेरा खुलकर स्वागत किया। वह दोनों मुझे देखकर बहुत ही खुश थे। सारी रस्म खत्म होने के बाद अब मुझे कमरे में भेज दिया गया था। आज मेरी सुहाग रात थी और मैं अपने पति के साथ वक्त बिताने के लिए
बहुत ही आतुर हो रही थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं सब अपने सुहाग के सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। मैं जल्द से जल्द अपने पति से मिलना चाहती थी और मेरी आंखों में एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि सुहागरात तो मैंने बहुत ही नाम सुना था। यह शादी की यादगार दिन होती है और इस दिन एक लड़का लड़की आपस में मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। मैं यही सब सोच सोच कर घबरा भी रही थी कि थोड़ी ही देर में मेरे पति सचिन मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथों में लिया और मुझे कहने लगे, राधा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी जैसी जीवन साथी मिलेगी। राधा, तुम्हें पता है, जब मैं मात्र 1 साल का था तभी मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। फिर भैया ने ही मुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब वही मेरे सब कुछ है और मैं चाहूंगा कि तुम भी भैया की इज्जत करो और उन्हें पूरा सम्मान देने की कोशिश करो। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने कहा, आपके भैया और भाभी को अपनी कोई औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति कहने लगे, मेरी भाभी को तो बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुआ था, लेकिन जब भैया और भाभी ने अपना इलाज प्रॉपर ढंग से करवाया तब कई सालों के बाद भाभी प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो भाभी की अचानक तबीयत खराब हो गई। भैया उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। डॉक्टर भाभी की हालत देखकर भैया पर गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि आपको बहुत पहले अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल आ जाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी है। आपकी पत्नी के शरीर में खून की बहुत ही कमी है और हम बच्चे के माँ को किसी एक को ही बचा सकते हैं। उस वक्त भैया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। कोई था भी नहीं जिससे भैया सलाह मशवरा करते और आखिर अंत में भैया ने भाभी को बचाने के लिए डॉक्टर से कह दिया। फिर भाभी तो किसी तरह बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया वह अब कभी मां नहीं बन सकती है। इस सदमे से मेरे भैया और भाभी काफी दिनों तक बहुत ही बेचैन और दर्द में रहे। लेकिन समय बीतता गया और फिर उन दोनों ने अपने आप में ही संतोष कर लिया और अब भैया और भाभी मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। मुझे आज तक भैया ने यह एहसास नहीं होने दिया कि मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। वो हमेशा मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे और मेरी हर जरूरत को पूरा करते थे। मैंने मम्मी पापा को तो नहीं देखा, लेकिन भैया भाभी के रूप में मुझे सभी कुछ मिल गया है। मैं अपने भैया और भाभी का एहसान कभी भी नहीं भूल सकता। यह सब कहते कहते सचिन की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अपने पति का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उन्हें कहा, आप परेशान मत होइए, मैं भी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर मैंने सचिन से कहा, क्या आज रात हम दोनों सिर्फ बातें ही करते रहेंगे? आपको तो पता है ना, आज हमारी शादी की पहली रात है। क्योंकि मुझे अब सब्र नहीं हो रहा था, मैं सचिन का प्यार पाने के लिए तड़प रही थी। मेरी बात सुनकर सचिन मुस्कुराया और फिर उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। फिर मैं तो भी इसी पल का इंतजार कर रही थी और फिर अब सचिन मुझसे प्यार करने लगा। लेकिन यह क्या, अभी तो मात्र 5 मिनट ही गुजरे थे कि सचिन मेरे सामने टिक नहीं पाए और थक कर मुझसे दूर हो गए। यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मेरा मन बेचैन होने लगा और मेरा जिस्म प्यार पाने के लिए तड़पने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी की पहली रात इस तरह से गुजरेगी। मेरा मन बिल्कुल ही अशांत हो चुका था। मुझे अब समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने एक बार फिर से सचिन को सोने से उठाने की कोशिश की, लेकिन सचिन तो ऐसे सो गया जैसे मानो कितने दिनों से सोया ना हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मन तो हुआ अभी के अभी सचिन को उठाकर उनसे झगड़ा कर लो, लेकिन मैंने अपने मन को समझाया, कोई बात नहीं, हो सकता है सचिन आज सच में शादी की भागदौड़ में ज्यादा थक गए होंगे, इसलिए आज उनकी हालत हो गई है। लेकिन शादी की पहली रात मेरे साथ ऐसे होने पर मेरे तो सारे सपने और अरमानों पर पानी फिर गया था। मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया था जो पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। सचिन तो गहरी नींद में चले गए थे, लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर रात भर करवटें बदलती रह गई। सुबह के समय न जाने कब मेरी आंखें लगी और जब कुछ ही घंटों बाद मेरी आंखें खुली तो उस वक्त घड़ी के 8 बज रहे थे। मैं कमरे में नजर घुमाई, लेकिन मुझे सचिन कहीं भी नजर नहीं आया। मैं उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली गई और फिर जब थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो मैंने देखा
मेरे जेठ जी बरामदे में खड़े होकर कसरत कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने सिर्फ धोती लंगोटा मारकर पहने हुए थे, जो कि घुटने के ऊपर तक था, और उनका पूरा बदन खुला था। वो कसरत करने में मग्न थे, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें देखे जा रही थी, क्योंकि 55 साल के होने के बावजूद जेठ जी एकदम से जवाब मर्द की तरह लग रहे थे। मैं तो जैसे उनके स्वरूप को देखकर दंग रह चुकी थी। वो इतनी उम्र होने के बाद भी इतने फिट और तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं? लेकिन फिर मैंने अपना ध्यान भटकाया और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद मैं चाय लेकर जेठ जी को देने के लिए गई तो जेठ जी मुझे देखते ही कहने लगे, अरे तुम्हारी भाभी कहाँ पर है? वह मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा, जी वह अंदर कमरे में है, कुछ काम कर रही है। फिर जेठ जी चाय पीने लगे। मैं फिर से किचन में चली आई। अभी 2-4 ही दिन इस घर में मेरे बीते थे कि मैं हमेशा ये देख रही थी कि जेठ जी कभी भी जेठानी जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। अगर उन्हें जेठानी की कभी भी नजर नहीं आती तो वो मुझसे उनके बारे में पूछने लगते थे। मैंने यह भी गौर किया था कि जेठानी की जहां पर भी चाहती थी, जेठ जी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते थे और फिर उनके साथ अजीब हरकतें करने लगते थे। एक दिन तो मैंने जेठानी जी को जेठ जी से कहते हुए सुन लिया कि जरा तो शर्म करो, घर में नई बहू आ गई है। अगर वह सब देखेगी तो क्या सोचेगी हम लोगों के बारे में? फिर जेठ जी कहने लगे, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? हर पति तो अपनी पत्नी के साथ ये सब करता ही है। तुम्हें क्या लगता है सचिन अपनी पत्नी के साथ ये सब नहीं करता होगा? और फिर जेठ जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्म आने लगी। फिर मैं सोचने लगी, काश सचिन भी जेठ जी की तरह ही होते, कितना अच्छा होता। किस तरह हर वक्त जेठ जी जेठानी जी को प्यार करते रहते हैं, और एक मैं हूँ, अभी नई नई शादी हुई है, फिर भी पति के प्यार पाने के लिए तड़प रही हूँ। ऐसे मेरे शादी के 15 दिन गुजर गए थे। और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे जेठानी जी कमरे से अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। और वह आवाज सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मुझे ऐसा कुछ दिखा जिससे मेरा पूरे शरीर में हलचल सी होने लगी। मेरा तन और मन वह सब देखकर मचलने लगा था। मुझे अपने जज्बातों पर काबू कर पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहां से अपने आप पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली आई और फिर मैं भी सचिन को वह सब करने के लिए उकसाने लगी। लेकिन वह इतनी गहरी नींद में थे, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे, क्योंकि उनकी छुट्टियां अब खत्म हो चुकी थी। सचिन दूसरे शहर में रहकर अपनी नौकरी करते थे और वह महीने में मात्र 5 दिन की छुट्टी लेकर घर पर आते थे। अभी तो उन्हें शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी मिल गई थी, लेकिन अब आगे उन्हें सिर्फ महीने में 5 दिन की छुट्टी मिलती। मैं किचन में जाकर सचिन के लिए नाश्ता बनाया। फिर सचिन ने नाश्ता किया और प्यार से मेरे गालों पे हाथ रखकर और मुझे एक प्यारा सा किस देकर अपने काम पर चले गए। सचिन के जाने के बाद मैं काफी उदास हो गई और अब मुझे कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा था। तो मैं अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में आ गई और फिर बेड पर लेट गई। लेकिन फिर अचानक से मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा था, जो कि मैंने रात में जेठानी जी के कमरे में देखा था। मैं सोचने लगी, जेठानी जी कितनी खुशकिस्मत है, उन्हें जेठ जी जैसे प्यार करने वाले पति मिले हैं। और एक मेरी पति है जिसे प्यार पाने के लिए मैं तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ। सचिन तो मुझे इन 15 दिनों में एक दिन भी संतुष्ट नहीं कर पाया। पता नहीं मेरी किस्मत में यह क्यों लिखा था। क्या मुझे अब इसी तरह बिना प्यार के अपने दिन काटने पड़ेंगे? मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, लेकिन मैं यह बात किसी को कह भी नहीं सकती थी। जेठानी की जब भी सुबह उठती थी, उनके मुंह से बस यही निकलता था, ना जाने ये मेरी जान कब छोड़ेंगे। मैं तो इनसे तंग आ गई हूँ। पूरे दिन खेतों में काम करते हैं, फिर भी थकते नहीं हैं और रात भर मुझे छोड़ते भी नहीं है। पता नहीं इनके शरीर में कौन सी ताकत समा गई है, इनका मन ही नहीं भरता है। लेकिन मेरा शरीर तो जवाब देने लगा है। ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द मुझे इससे छुटकारा मिले। और फिर जेठानी अपनी कमर पकड़कर यही कहती रहती थी, न जाने मेरा कमर दर्द कब ठीक होगा। थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन फिर से मेरी कमर में दर्द हो जाता है। जेठानी जी के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं हैरान हो जाती थी।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जेठ जी जेठानी जी के साथ रात भर ऐसा क्या करते हैं, इनके मुंह में यह सब निकल रहा है और उनकी हालत ऐसी हो गई है। अगली रात मेरे पति सचिन तो थे नहीं और मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। मैं फिर से उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। मुझे फिर जेठानी जी कमरे से वही आवाज सुनाई देने लगी। फिर मैं अपने आप पे काबू ना कर पाई और खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांक कर देखने लगी। फिर से वही मंजर था जिसे देखकर मैं बेकाबू होने लगती थी। सचिन तो थे नहीं जो कि मुझे खोजते हुए यहाँ तक आते, इसलिए अब मैं निफिट होकर आराम से वो सब देखने लगी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर देखने के बाद मैंने अपने कदम पीछे कर लिए और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं सोचने लगी, कहीं यह बात जेठानी जी को पता चल गई तो क्या होगा, और फिर मैं जेठानी जी से और जेठ जी से नजरें कैसे मिला पाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे किसी कमरे में झांक कर नहीं देखना चाहिए। गलती मेरी ही थी, लेकिन मैं क्या करती, मैं तो प्यार की भूखी थी। ना चाहते हुए मैंने वह सब देख लिया था। फिर मैंने अपने मन को समझाया और अब मैंने वह सब देखना बंद कर दिया। हो सकता है कि उनको बहुत बुरा लगेगा, यही सोचकर मैं कई दिनों तक वो सब देखना बंद कर दिया। एक दिन जेठानी जी की तबीयत बहुत ही खराब थी। वो अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी, मेरी तब तबीयत तो बहुत ही खराब है, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को जेठानी जी ने मुझे कहा, बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे जेठ जी को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम ही जाकर दूध दे आना। इतना सुनना था कि रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मैं जेठानी जी को कुछ भी ना कह पाई। फिर जेठानी जी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मुझे कह गई, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल मत उठाना। और फिर थोड़ी देर बाद मैं दूध का गिलास लेकर जेठ जी कमरे में जाने लगी। उस वक्त जेठ जी कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट चला रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैंने अपना दुपट्टा सर पे रखकर घूंघट की तरह आगे गिरा लिया, क्योंकि जेठानी भी हमेशा ऐसे ही घूंघट डाले रहती थी। उस वक्त मैंने बिल्कुल ही जेठानी जी की तरह अपना हुलिया बना लिया था और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नजारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे वापस आने लगी तो जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैंने छिट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नजर ना आए कि मैं हूं। फिर वह मेरे साथ वैसी हरकत करने लगे जैसे जेठानी जी के साथ हर रात क्या करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सके, क्योंकि आज पहली बार मुझे इस तरह का प्यार मिला था। और फिर मैं भी उनके साथ मिलकर वो सब करने लगी। जब काफी देर बाद जेठ जी थक कर सो गए, तब मैं चुपके से उठकर अपने कमरे में चली आई। मैं आज बहुत ही खुश थी और यही सोच रही थी कि जेठानी जी की इस हालत क्यों रहती है। उनका अंदाजा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद में चली गई मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब सुबह आंखें खुली मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाला खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। फिर मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में बाहर आई तो मैंने देखा कि जेठानी जी को तेज बुखार था। मैं उनके माथे पर कपड़े भिगो कर रखने लगी थी। तभी जेठ जी वहां पर आ गए और पूछने लगे कि बहू, अब तुम्हारी भाभी की तबीयत कैसी है। मैंने कहा, हाँ अब कुछ ठीक है, बुखार थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि जेठ जी मुझे बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो वो कभी भी इस तरह से नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी, कहीं रात वाली बात को इनको पता तो नहीं चल गई कि जेठानी जी की जगह पर मैं थी। यह सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं यह बात जेठानी जी को पता चल गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो फिर से जेठानी जी कहने लगी, बहू जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे जेठ जी को कमरे में सोने के लिए नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए अब हर रात तुम ही जाकर अपने जेठ जी को दूध देकर आ जाना, नहीं तो दूध के लिए वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। जेठानी जी की बात सुनकर मैं तो काफी खुश हो गई थी। मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पांव अब जमीन पर नहीं पड़ेंगे। फिर मैं सोचने लगी, जब तक जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं ही जेठ जी के साथ मजे कर लेती हूँ। फिर देर रात जब जेठानी जी सो गई मैं जेठ जी कमरे में चली गई और जैसे दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी, जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अब वो मुझे कहने लगे, क्या हुआ बहू,
ऐसे क्यों चाह रही हो? जेठ जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे और अब मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाला है। लेकिन फिर जेठ जी कहने लगे, मुझे पता है, कल रात को भी तुम्हारी भाभी की जगह पर तुम ही थी। फिर मैंने जेठ जी से कहा, अगर आपको मालूम था तो फिर मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? तब वो कहने लगे कि बहू, मुझे पता है तुम सचिन से खुश नहीं हो। तुम भले ही यह बात मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इन सब की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तब तुम माँ कैसे बनोगी? जेठ जी की ऐसी बातें सुनकर अब मैं बिल्कुल ही बेफिक्र हो गई थी। लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था, कहीं यह बात सचिन को और जेठानी जी को पता चल गई तो ना जाने मेरा क्या हाल होगा। लेकिन फिर मैं उन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया। सारी बातों को मैंने एक किनारा रख दिया और फिर मैं जेठ जी के साथ अपनी खुशियां बांटने लगी। फिर उस रात भी जेठ जी सो गए। मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो यह सब मेरे और जेठ जी के बीच में रोज ही होने लगा था और अब मैं भी काफी खुश रहने लगी थी। जेठ जी के जैसे हर रात मेरा इंतजार रहने लगा था। इसी तरह से कई दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से मेरे पति सचिन घर आ गए। उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी और जब रात हुई तब सभी खाना खाने बाद अपने कमरे में चले गए और मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले आए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि सचिन अब पहले से काफी बेहतर हो गए थे, लेकिन उतना ज्यादा बेहतर नहीं हुए थे। फिर वो गहरी नींद में सो गए, लेकिन मुझे तो नींद आ नहीं रही थी क्योंकि मुझे प्यार की में महसूस हो रही थी। मन में आया कि एक बार जेठ जी के पास चली जाती हूँ, लेकिन सचिन के कारण कहीं सचिन की नींद खुल गई तो, और इन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर मेरे और जेठ जी की सच्चाई सभी के सामने आ गई तो क्या होगा? इसलिए फिर मैं अपने आप को समझाकर सो गई। सुबह हुई तो सचिन बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, अब 3 दिन बाद ही वापस आऊंगा। यह बात सुनकर मैं बहुत ही खुश थी और फिर से मैं रात को उस मंजर के बारे में सोचने लगी। फिर जब रात हुई तो मैं फिर से जेठ जी कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि जेठ जी बड़ी ही बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे चाहते वो मेरे साथ शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और बहुत ही ज्यादा खुश थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी, तब अचानक से मेरे पति सचिन घर आ गए। यह देखकर मैं एकदम से घबरा गई। मैं उनसे पूछने लगी, क्या बात है जनाब, बहुत ही जल्दी वापस आ गए? तो सचिन कहने लगे, राधा, अब मैं अपनी ड्यूटी घर से ही क्या करूंगा, क्योंकि अब और ज्यादा मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। उनकी मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मैं शक्ति में आ गई कि आखिर ये आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर सचिन कहने लगे, पता है राधा, तुम जैसी पत्नी बहुत ही खुशकिस्मत वालों को मिलता है। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत वाला हूँ, मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। क्योंकि जब किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती है, वह दूसरे आदमी की तलाश में रहने लगती है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे विश्वास को बनाए रखा। यही मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सचिन की ऐसी बात सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी और मैं सोचने लगी कि मेरा पति मुझ पर कितना भरोसा करता है और मैं उनके पीछे क्या कर रही थी। इतना अच्छा पति को मैंने धोखा दिया। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी और मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। मेरे पति कहने लगे, पता है राधा, मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में रहकर कब से करवा रहा था। इसी रोग की वजह से मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन भाभी की जिद के आगे मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। वैसे अब कोई परेशानी की बात नहीं है और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे पति से मुझे वह खुशी मिली जो शादी के बाद कभी नहीं मिला था। आज मैं बहुत ही खुश थी। अगली सुबह जब जेठ जी की नजरें मेरे ऊपर पड़ी, मैं उनसे नजरें चुराने लगी। मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत राह पर चल पड़ी थी, लेकिन अब मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। उस दिन के बाद से मैंने जेठ जी कमरे में जाना छोड़ दिया और अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी। जेठ जी भी समझ चुके थे कि अब मैं पछतावे की आग में जल रही हूँ और कहीं न कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस दिन के बाद जेठ जी भी मेरे ऊपर गलत निगाहें रखना बंद कर दिए। वह भी एक अच्छे इंसान की तरह रहने लगे थे। जब किसी महिला या पुरुष को अपने पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिल पाता है, तब वह गलत राह पे निकल पड़ता है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी, आप पहले इस बात का तसल्ली करें
कि उनके साथ दिक्कत क्या है। अगर आप इस मसले पर हल निकाल लेंगे तो आपको गलत राह पर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पे आपको सिर्फ कुछ पल के लिए संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पछताना पूरा जीवन पड़ेगा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।